नमस्कार, आज आपके YouTube वीडियो चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में देखेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक में से लिया है। इसके अंदर हम ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, वेट और बुयंसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम फोर्स क्यों जरूरी पढ़ लेते हैं। अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत होती है। हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मून इज अ कंटिन्यूसली फॉलिंग बॉडी। मून एक लगातार गिरती हुई बॉडी है। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है और इसके ऊपर एक टावर बना हुआ है। जब हम इस टावर के ऊपर से एक बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो ये ग्रेविटेशन के कारण किसी डिस्टेंस पर ये गिर जाती है। मान लीजिए अब हम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो ये उसके थोड़ी डिस्टेंस पर जाके गिर जाती है। अब यही वेलोसिटी हम लगातार में इंक्रीज करते चले जाएं तो होगा क्या, जो अर्थ है वो हमारी कर्व्ड है अंदर की साइड में। तो यदि ये टावर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है और हम उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये गिरती रहेगी और अर्थ है जो अंदर की तरफ कर्व होती रहेगी और ऐसे टाइम पर ये पूरे उस ऑर्बिट को कंप्लीट कर देगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस जारी रहेगी। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, लेकिन अर्थ है जो अंदर की तरफ कर्व हो जाती है और हम ऐसे कह सकते हैं कि मून क्या है, एक कंटिन्यूसली फॉलिंग बॉडी है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मून continues its own straight line path, but at each point of its orbit it falls towards Earth due to the gravitational attraction of Earth, and it changes its path. A ball thrown from a tower falls at some distance under the gravitational force. If we increase the velocity, then it falls further. If we go on increasing the velocity, then a time will come when it completes the orbit around the Earth, as the Earth curves inside at each point of the fall. Similarly, in the case of Moon, it can be said to be a falling body under gravity. Next, centripetal force. ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो इसके अंदर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये किससे दिया जाता है, mv² अपॉन r, जहां पर r क्या है, r रेडियस है, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है और m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो द फोर्स दैट कॉजेज एन एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. The centripetal force is the cause for a body to move in circular path. If there were no centripetal force, then the earth would be traveling a uniform straight line path according to first law of motion. यदि मान लेते हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ नहीं लग रही होती तो ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है या जो अर्थ है वो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ को कंटिन्यू करती। नेक्स्ट, why do not we see the earth accelerating towards a falling body? हम ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। तो यदि ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है, हमें अर्थ इस ऑब्जेक्ट की तरफ गिरती हुई दिखाई दे, तो इसका एक रीजन है और दैट द रीजन इज फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या यूं कह सकते हैं फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा और किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो इस केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या एप्पल है उसका मास अर्थ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबली स्मॉल है, जिस कारण से हमें जो एप्पल का एक्सेलरेशन वो बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से हमें एप्पल अर्थ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है
ना कि अर्थ एप्पल की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी अट्रैक्ट्स another body, then the second body also attract the first body. But according to second law of motion, acceleration is inversely proportional to mass of an object. So acceleration is inversely proportional to mass. As the mass of apple is negligibly small compared to the earth, so acceleration of apple is very much large. That's why the apple seems to be attracted towards the earth. Actually, we should say that both the body are attracted towards their center of mass. अब यहाँ एक वर्ड आया है center of mass, इसको चेक कर लेते हैं। Center of mass is the point where all the mass of the body is said to be concentrated. Center of mass क्या है? किसी भी बॉडी का हम ये कह सकते हैं कि जो सारा का सारा जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, एक किसी गिवन पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ मास कहेंगे। किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाली बॉडी पर के लिए ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर पर होगा। लेकिन मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी नहीं है, जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें फर्स्ट हाफ आयरन का बना हुआ है, सेकंड हाफ वुड का बना हुआ है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह आयरन मटेरियल के अंदर होगा, बिल्कुल सेंटर में होना इसका जरूरी नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए एक शेल है आपके पास जो अंदर से खोखली है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का होगा? सेंटर पर होगा। एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर मैटर का होना आवश्यक नहीं है। तो इन अ शेल द सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर ऑल्दो देयर इज नो मैटर एट द सेंटर। दोबारा से देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated. Next, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था। मान लेते हैं आपके पास कोई दो बॉडीज हैं, m1 और m2 मास की, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ मास के, यानी कि जो m1 है और m2 के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये इन दोनों के बीच की जो सीधी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट्स, मान लेते हैं ये d है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। तो फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them, and the force acts along the line joining the center of the objects. और ये जो फोर्स है इन दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तो हमारे पास क्या है? F is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इस proportional के निशान को हटा के हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं, तो हमें क्या है? एक एक्स्ट्रा G लगाना पड़ेगा, जहाँ G क्या है? G is proportionality constant. Here G is proportionality constant and equal to 6.673 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Here m1 and m2 are masses of the two objects respectively and d is the distance between them. तो आपके पास जो फोर्स का फार्मूला आया है वो क्या है? F इक्वल टू z m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, जहाँ पर m1 और m2 क्या है? उन दोनों बॉडीज के मासेस हैं, और d क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दोज टू बॉडीज। अब the SI unit of G is Newton meter square per kg square or kg raised to the power of -1 meter cube second raised to the power of -2। अब ये कैसे आया इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला था वो क्या था? Fg m1 m2 d स्क्वायर। हम सारी चीजें दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा? एफ डी स्क्वायर अपॉन में m1 m2। इसके अंदर हम यूनिट्स रखते हैं। एफ की यूनिट्स क्या है? न्यूटन। डी यानी कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। जो मास की यूनिट है वो है क्या है? केजी। इस तरह से आ जाएगा आपके पास।
तो आपके पास क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। अब यदि हम यहाँ पर न्यूटन की पावर रख देते हैं, जो न्यूटन की हमारे पास एसआई यूनिट है वो रख दें, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन की एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर सेकंड की पावर -2 मल्टीप्लाइड में मीटर स्क्वायर केजी -2, और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचेगी केजी की पावर -1 मीटर क्यूब और सेकंड -2। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, दिस इज द फोर्स दैट बाइंड्स अस विद द अर्थ। इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ moon around the earth. Tides are caused due to the attraction of moon and sun. Next, Newton invented a new branch of mathematics called calculus. He used it to prove the objects outside a sphere of uniform density. The sphere behaves as if the whole of mass is concentrated at its center. ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, जोहानस केपलर derived 3 law which govern the motion of planets. जोहानस केपलर ने 3 लॉज दिए थे कोई जो प्लानिटरी मोशन के बारे में। द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि किसी प्लैनेट का ऑर्बिट क्या होगा, एक एक्लिप्स होगा जिसके एक फोकस पर सन सिचुएटेड होगा। सेकेंड लॉ था, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी इज द कांस्टेंट, यानी कि जब कोई प्लैनेट किसी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो मान लीजिए ये जो लाइन है ये ज्वाइन कर रही है इस प्लैनेट को सन से, तो अब ये किसी दिए गए टाइम में एक एरिया स्वीप करती है, मान लीजिए A1, तो ये सेम टाइम के अंदर मान लीजिए दूसरे पॉइंट पर ये A2 एरिया स्वीप कर रही है, और इसी तरह से यहाँ पर ये गिवन t टाइम में एरिया 3 स्वीप। तो अकॉर्डिंग टू the second law, the area swept in the given time is constant. इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, इन अ गिवन टाइम में कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए जब प्लैनेट सन के नजदीक होता है तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसको बराबर एरिया कवर करने के लिए उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। The speed of a planet near the sun at perigee increases. Next, third law, the cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital period. मान लीजिए किसी प्लैनेट का एक सर्कुलर ऑर्बिट है एंड लेट इट बी द रेडियस r, तब इसको पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाने में मान लेते हैं यदि टाइम पीरियड t है, उस केस में जो रेडियस का क्यूब होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड t, या यूं कह सकते हैं हम r³ अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो केपलर कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट, इट वाज न्यूटन who showed the cause of planetary motion is the gravitational force that the sun exerts on them. जो केपलर है वो अपने इन 3 लॉज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये न्यूटन था जो इसने बताया कि जो प्लैनेटरी मोशन का कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है, व्हेन अ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस देन इट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि फोर्स किसी दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाउ वाज द फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रीच्ड। मान लेते हैं ये कोई प्लैनेट का सर्कुलर ऑर्बिट है जहां पर ये डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो r है, और इसको पूरे ऑर्बिट को कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो कैपिटल T है। मान लीजिए जो प्लैनेट है इसका मास m है, तब हमारा फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, या हम यूं कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय द वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v थी, तो टाइम कितना लगता है
t है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू v अपॉन t। अब वेलोसिटी किससे देंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? दैट इज 2 पाई r, यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो दिस मीन्स दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। इस वैल्यू को हम इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आएगा? f is directly proportional to r upon में t square. If we multiply the numerator and denominator by r square, then we will get r cube upon r square t square. अब now from the Kepler's third law of planetary motion, r cube upon t square क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में हम पाएंगे कि हमारा f क्या होगा? That will be inversely proportional to r square, जहाँ पर r क्या है? The radius. Next, free fall. Whenever an object falls towards the center of the earth under the force of gravity alone, then it is said to be free fall. अब हम acceleration due to gravity निकालेंगे। हमारे पास क्या है? From second law of motion, under free fall, acceleration is replaced by acceleration due to gravity. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो हमारे पास क्या था? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण गिरता है, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरता है, तो ए को किससे रिप्लेस कर दिया जाए? जी से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू mg मिलेगा। अब नाउ फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इक्वल टू कैपिटल G m मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और m द मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg raised to power of 2. Now if we combine both the equation, that is F equal to mg and F equal to g m अपॉन डी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? mg इक्वल टू जी mm अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और g की क्या मिल जाएगा? g इज इक्वल टू जी m अपॉन डी स्क्वायर। इफ वी पुट द वैल्यू g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, and the mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg, and the surface of the earth, जो सरफेस ऑफ द अर्थ की डिस्टेंस है, यानी कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मान लीजिए जो इसका रेडियस है वो कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 है। इफ वी रिप्लेस द वैल्यू, देन वी विल गेट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने अभी देखा था कि g इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन m डी स्क्वायर। अब नाउ g इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो g इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, और m क्या है? मास ऑफ द लार्जर बॉडी, या यूं कह सकते हैं अर्थ। तो यानी कि g प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ एंड g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एट ए हाइट h। मान लेते हैं किसी गिवन हाइट h के ऊपर, जो सरफेस से h हाइट के ऊपर, और मान लीजिए इसका रेडियस re है, तब d की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी गिवन बाय h प्लस re। तो g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू re प्लस h होल स्क्वायर। एज हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटी डिक्रीज करती है। ऑन अर्थ सरफेस d इज रिप्लेस्ड बाय re। अर्थ की सरफेस पर h 0 हो जाएगा, तो ये d इक्वल टू re हो जाएगा, और उस केस में g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू re स्क्वायर। तो एज रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस नियर इक्वेटर, जो अर्थ है वो कैसी हमारी बिल्कुल गोल ना होके बल्ज शेप में है, यानी कि इस तरह संतरे की तरह बल्ज है, जिसमें इक्वेटर के ऊपर जो रेडियस है और दूसरा रेडियस जो आरपी यानी कि पोल्स का है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज लार्जर देन द रेडियस एट द पोल। तो नियर इक्वेटर द रेडियस इज मोर, सो द ग्रेविटी इज लेस। और पोल्स के ऊपर जब रेडियस कम है तो ग्रेविटी कैसी है? ज्यादा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटी है
वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ गिवन हाइट फॉल्स एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। ये जरूर है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द लार्जर बॉडी, यानी कि मास ऑफ अर्थ पर तो डिपेंड करती है बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर a की जगह g रखने पर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s की जगह हमने क्या रखा है h रख दिया इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर a को g से रिप्लेस किया है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और s की जगह हमने किससे रिप्लेस किया है, हाइट से रिप्लेस किया है। g is taken as positive when the object is falling towards earth। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है तो हम g को क्या लेंगे, g will be taken as positive। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं then we will take g as a negative। नेक्स्ट, वेट। अब वेट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। जो अर्थ का किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F क्या है, दैट इज इक्वल टू ma, रिप्लेसिंग दिस a by g we will get weight mg। theoretically the weighing machine measures the weight। और जो मशीन्स होती हैं, जो वेट मशीन्स हैं, वो हमारा क्या वेट मेजर करती हैं, लेकिन हम उसको एज यूजुअली मास में कह देते हैं कि हमारा वजन 80 kg है, ये दिस इज 80 kg इज मास, बट एक्चुअल वो मेजर क्या करती है, वो वेट को मेजर करती है। तो हमें यूँ कहना चाहिए कि द वेट इज 80 मल्टीप्लाइड बाई जी, यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 हमारा वेट है। और इसको किस में मेजर करेंगे, दैट विल बी मेजर्ड इज न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, इसलिए वेट का भी एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अब नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। ये टेबुलर फॉर्म में मास और वेट के डिफरेंस दिए गए हैं, हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। द मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज मास, जबकि वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। नेक्स्ट, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब वेट क्या है, वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स बाय विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अनदर बॉडी। मास क्या है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट क्या है, वेरी करता है, ये बदल सकता है, इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। जबकि वेट क्या है, वेट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड ग्रेविटी। जब किसी चीज का मास बदलेगा तो उसका वेट बदल जाएगा, किसी चीज की ग्रेविटी बदलेगी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलेगी तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा। मास कैन नॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे किसी बॉडी को आप अर्थ के ऊपर मेजर करिए, चाहे स्पेस में मेजर करिए, चाहे आप उसको मून पर लेके जाएं। जबकि वेट क्या है, जैसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो होगा इसमें वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वेट ऑफ एनी बॉडी इज जीरो, इन स्पेस द वेट ऑफ एनी बॉडी इज जीरो। अब द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब मून पर किसी का वेट कितना होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से वहां पर बॉडी का वेट होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं। इफ द मास ऑफ द मून इज कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ मून इज RM, then weight Wm of an object of mass m on moon will be given by Wm equal to mgm। यहाँ पर gm क्या है, it is gravitational acceleration on moon equal to capital G mm multiplied by m upon r square m,
जहां पर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इफ द मास ऑफ अर्थ इज me and radius of earth is re, then weight we of an object of mass m on earth will be given by we is equal to mg e, जहाँ ge क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है। इट कैन बी इक्वल टू g capital M E multiplied by m upon r e square. Now dividing this first equation and second equation, हम जानते हैं कि जब डिवाइड करेंगे तो g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगी, Wm डिवाइडेड बाय We इज इक्वल टू mm अपॉन me multiplied by r e square upon r m square. Now on dividing you will get this equation. अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। मास ऑफ अर्थ 7.36 इंटू 10⁻22 kg। अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22 kg। मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर and radius of earth 6.37 into 10⁻6 मीटर। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं then what we get, you will get the answer 1.65 और ये लगभग किसके बराबर होगा, 1/6 के। तो इसको हम कह सकते हैं the weight of any object on moon is equal to 1/6 of the weight on earth. Next, thrust and pressure. अब thrust क्या चीज है, आपने सुना होगा रॉकेट के ऊपर क्या लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज अ फोर्स, ये एक फोर्स ही है, बट इट इज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। और आप ये कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मान लीजिए ये आपके पास सरफेस है और इसके ऊपर कितना नेट परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। यदि कोई फोर्स किसी एंगल पर लग रही है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम वो पार्ट लेंगे जो परपेंडिकुलरली इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब प्रेशर क्या है, थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पर लगने वाला जो थ्रस्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, या यूं कहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्योंकि एक फोर्स है तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी क्या होगी, न्यूटन होगी, और एरिया की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम न्यूटन की वैल्यूज रख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर की पावर -2, इसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रेशर की एक यूनिट क्या मिल जाएगी, केजी मीटर पावर -1 और सेकंड पावर -2। अब ब्लेस पास्कल ने प्रेशर पर काफी वर्क किया था, तो इसके लिए जो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है उसको हम पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या चीज है, गैसेस और जो लिक्विड है, गैसेस प्लस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, हम फ्लूइड्स कहते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। किसी एक इनक्लोज्ड कंटेनर के अंदर यदि कोई गैस या फिर कोई जो लिक्विड भरा है तो वो अपने चारों तरफ प्रेशर लगाता है। इन एन इनक्लोज्ड कंटेनर प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन and this pressure is due to the continuously heating of molecules of fluids on the wall of container। और ये प्रेशर क्यों पैदा होता है, जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो उनके मूव करने से जब वो हिट करते हैं वॉल पर तो उसके कारण क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसके कारण एक प्रेशर पैदा होता है। और ये प्रेशर लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर चारों डायरेक्शन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट वन, buoyancy और upthrust। Every fluid exerts an upward force on an object immersed in it. This upward force is known as buoyancy। कोई भी बॉडी जो किसी लिक्विड में डाली जाती है तो उस पर एक अपवार्ड की तरफ फोर्स लगता है ड्यू टू द फ्लूइड, और इस अपवार्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं,
ब्यूएंसी या फिर अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वेइंग मशीन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पर जो वेट के कारण जो फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो कितना है mg। अब इसके कारण एक रिएक्शन पैदा होती है, वो कितनी होगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू mg। अब यदि इस ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगेगी Fb, और आप देखेंगे कि जो रिएक्शन होगा T या फिर हम इसको R कह देते हैं, तो दैट विल बी गिवन बाय mg माइनस Fb, जहां पर mg क्या है उसका ग्रेविटेशनल वेट है। अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोया जाए तो इफ द बॉइंट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी, तब ये बॉडी उसमें डूब जाएगी। अगर बॉइंट फोर्स और वेट इक्वल हुआ तब ये बॉडी उस इमर्स पोजीशन में फ्लोट करती रहेगी। अगर ये बॉडी का बॉइंट फोर्स इज मोर देन द वेट ऑफ द बॉडी, तब ये बॉडी उस लिक्विड में सरफेस के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट और ब्यूएंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो ये अपथ्रस्ट फोर्स और ब्यूएंट फोर्स है किस चीज पर डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी केजी और पर मीटर क्यूब। अब नेल सिंक्स इन वाटर, जो कील है पानी में डूब जाती है, बट कॉर्क फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका रीजन क्या है, नेल की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है जबकि कॉर्क की डेंसिटी वाटर से कम है। तो यू कैन फ्लोट ऑन द डेड सी एज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। तो डेड सी है मृत सागर, उसकी डेंसिटी, उस वाटर की डेंसिटी साल्ट होने के कारण बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारण हम उसके ऊपर फ्लोट कर जाते हैं। नेक्स्ट वन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने एक किसी बॉडी की डेंसिटी मेजर करने का एक तरीका बताया था। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. According to Archimedes, कोई ऑब्जेक्ट जो किसी फ्लूइड में या लिक्विड में फुली या पार्शली इमर्स्ड है तो उस पर लगने वाला अपथर्स्ट फोर्स या बुओयंट फोर्स किसके द्वारा दिया जाता है, जितना उस बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, लिक्विड को हटाया है, उस लिक्विड के वेट के बराबर बुओयंट फोर्स होगा। दोबारा समझ लेते हैं, when a body is immersed fully or partially in a fluid, then it experiences an upward force and that is equal to the weight of the liquid displaced। यानी कि जितना भी उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड के वेट के बराबर बुओयंट फोर्स लगेगा। अब ये बॉडी है हमारे पास, इस पर कुछ लगने वाले फोर्स कौन कौन से, वेट जो नीचे की तरफ लगेगा, वेट जो नीचे की तरफ लगेगा, बुओयंट फोर्सेस जो ऊपर की तरफ लगेगी। शिप्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अ नेल सिंक्स इन वाटर, क्योंकि जो शिप का जो वाटर है जो इसने डिस्प्लेस किया है वो इस पूरे शिप के वेट से ज्यादा है, जिसके कारण क्या है, शिप पानी के ऊपर तैर लेता है, जबकि जो कील है जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है वो कील के वेट से कम है, इस वजह से कील पानी में डूब जाती है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ यूजेस हैं। लैक्टोमीटर्स यूज्ड टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ मिल्क and hydrometers used for determining the densities of liquid is based on Archimedes principle. इलेक्ट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये किसके ऊपर बेस है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, और ये किसको मेजर करते हैं, ये डेंसिटी को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर मिल्क की डेंसिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट वन, हमने डेंसिटी देखा था, अब हम रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस to the density of water is known as relative density. Relative density क्या है? It is a ratio of the density of substance with respect to density of water. तो density of water कितना है? It is 1000 kg per meter cube, or you can also say that 1 gram per cubic centimeter. And relative density is a unitless quantity. ये unitless है, इसकी कोई units नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अ रेशियो। याद रखिए, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन डेंसिटी की यूनिट है, एंड डेंसिटी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। धन्यवाद।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। इसके नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इस ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।